आधुनिक भारत के सुधारक विचारकों की इस चौथी श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी प्रतिभाओं के बारे में जिनके विषय में बहुत कम बोला गया है और बहुत कम लिखा गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय मानसिकता इस अतार्किक भाव से ग्रसित है कि वर्ण एवं जाति व्यवस्था सत्य है, और दूसरी ऐसी ही मूर्खतापूर्ण मानसिकता से भारतीय चित्त ही नहीं वरन सारी मानव जाति ग्रसित है कि नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं और वो दूसरी जाति है। अतः जिन्होंने अपने मुख्य कर्तव्य के तौर पर इन मूढ़तापूर्ण प्रथाओं एवं मान्यताओं का खंडन किया, उन्हें हमने उतना महत्व नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए। उच्च वर्ण में जो स्थान राम मोहन राय जी का है, वही निम्न जातियों में ज्योतिराव फुले जी का है। एक ने पूरे भारत को ब्रह्म समाज बनाने की चाह की, तो दूसरे ने बहुजन समाज की नींव डाली। ठीक उसी प्रकार से जो स्थान उच्च जातियों में दयानंद सरस्वती का है, वही स्थान आम जातियों में रामासामी पेरियार का है। एक ने आर्य समाज की स्थापना की, तो दूसरे ने द्रविड़ समाज की बात की। ना महात्मा फुले और महर्षि पेरियार खुद दलित थे और ना वे नारी थे, लेकिन उनकी वेदनाओं को समझकर उनके विकास के लिए स्वयं के जीवन को न्योछावर कर दिया। ऐसे ये नव भारत के सुधारक, विचारक एवं कर्मवीर थे। उस समय जो सोच फ्रांस में थी और सार्त्र तथा कामू जैसे विचारक उस समय वहां पर थे, ठीक उसी प्रकार की सोच फुले और पेरियार के समय में भारत ने देखी थी। जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो वैचारिक रूप से कहीं भी भारत हमें विदेशों की अपेक्षा से पिछड़ा नहीं दिखता। पहले बात करते हैं ज्योतिराव फुले के बारे में। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल सन 1827 को तथा उनकी मृत्यु 28 नवंबर सन 1890 के दिन पुणे महाराष्ट्र में हुए। फुले एक भारतीय समाज सुधारक, प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। आइए जानते हैं उनके कुछ विचार। भगवान और भक्त के बीच मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। बिचौलियों को विदा हो जाना चाहिए। शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। अच्छा काम पूरा करने के लिए बुरे उपाय से काम नहीं लेना चाहिए। आर्थिक असमानता के कारण किसानों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। परमेश्वर एक है और सभी मानव उसकी संतान है।
भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तब तक नहीं होगा जब तक खान पान एवं वैवाहिक संबंधों पर जातीय बंधन बने रहेंगे। सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और सभी मनुष्यों में नारी श्रेष्ठ है। स्त्री और पुरुष जन्म से ही स्वतंत्र है, इसलिए दोनों को सभी अधिकार समान रूप से भोगने का अवसर मिलना चाहिए। स्वार्थ अलग अलग रूप धारण करता है, कभी जाति का रूप लेता है तो कभी धर्म का। ज्योतिराव फुले की पुस्तक गुलामगिरी पढ़ने पर आज भी हमें परहेज है, क्योंकि हमने अब तक भारत का जो इतिहास जाना है उससे कुछ और ही बात वहाँ पर की गई है। ज्योतिराव ने कहा है कि कोई पुस्तक ईश्वर रचित नहीं है और हमारा उनमें विकास को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करते रहना आवश्यक है। जितना महत्व ज्योतिराव जी का है उतना ही महत्व उनकी जीवन संगिनी सावित्रीबाई फुले जी का भी है। सावित्रीबाई ने अनेक कष्ट सहकर भी भारत में सर्वप्रथम बार नारी शिक्षा की नींव डाली। इस कार्य की महत्ता को हमें समझना चाहिए और जिन्हें हम पूजते हैं और जिन्होंने वास्तव में हमारे समाज के उत्कर्ष के कार्य किए हैं उनकी तुलना कर सत्य का स्वीकार भी करना होगा। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के एक विद्रोही कर्मयोगी ईवीआर पेरियार की। इरोड वेंकट रामासामी पेरियार का जन्म 17 दिसंबर सन 1879 के दिन तमिलनाडु स्थित इरोड में हुआ था और उनकी मृत्यु 24 दिसंबर सन 1973 के दिन हुई थी। उनके पिता वेंकटप्पा नायडू धनी व्यापारी थे। घर पर भजन और उपदेशों का सिलसिला तो चलता रहता, लेकिन उनमें कही गई बातों पर बचपन से ही पेरियार सवाल उठाते रहते थे। वे बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवाओं के पुनर्विवाह के विरोध एवं स्त्री तथा दलित के शोषण के खिलाफ थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का बहिष्कार किया था। 15 वर्ष की उम्र में पिता के साथ अनबन होने पर उन्होंने घर छोड़ दिया था और वे काशी चले गए थे। वहां धर्म के नाम पर जो किया और करवाया जा रहा था यह देखकर वे नास्तिक बन गए। बाद में वे अपने वतन लौटे और उन्होंने अपने शहर में चुनाव लड़ा और जीत हासिल भी की। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पहल पर पेरियार 1919 में कांग्रेस के सदस्य बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1922 में मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। तब उन्होंने सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की मांग की, लेकिन कांग्रेस के द्वारा मंजूरी न मिलने पर 1925 में उन्होंने कांग्रेस को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और इस घटना से उन्हें यह एहसास हुआ कि कांग्रेस भीतर से दलितों के साथ नहीं है। पेरियार ने 1944 में खुद बनाई जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम रख दिया, जिससे डीएमके पार्टी का उद्भव हुआ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलितों एवं नारियों के उद्धार में खर्च कर दी। सन 1933 में उनकी पत्नी नागम्मा का निधन होने के बाद 15 वर्ष पश्चात उन्होंने दूसरी शादी की। तब उनकी उम्र 69 साल थी और उनकी पत्नी की उम्र 30 वर्ष की थी।
इस पर पार्टी ने भी ऐतराज जताया था और बड़ा विरोध हुआ था। इसके अलावा 1924 में पेरियार ने वाइकोम सत्याग्रह का आयोजन किया था तथा उन्होंने 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन शुरू किया था। 1929 में उन्होंने यूरोप, रशिया और मलेशिया जैसे देशों में यात्रा की थी। 1929 में उन्होंने अपने नाम के आगे से नाइकर हटा दिया था। 1938 में उन्होंने तमिलों के लिए यह सूत्र दिया था। 1949 में पेरियार और अन्नादुराई के बीच मतभेद होने से द्रविड़ कड़गम पक्ष का विभाजन हो गया। पेरियार ने कहा था कि ईश्वर को धूर्तों ने बनाया और ठगों ने उसका प्रचार किया तथा मूर्ख ही उस पर भरोसा कर सकता है। दक्षिण में कम्युनिस्ट से लेकर दलित आंदोलन विचारधारा, तमिल राष्ट्रभक्त विचारधारा, तर्कवादी और नारीवादी जैसी सभी सोच वाले लोग पेरियार को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से स्वयं को नास्तिक कहलाने वाले और वैज्ञानिक दृष्टि वाले पेरियार का विरोध करने वालों की संख्या भी भारी है। तर्कवादी, नास्तिक और वंचितों के समर्थक होने के कारण उनके सामाजिक एवं राजकीय जीवन ने कई उतार चढ़ाव देखे। ताड़ी विरोधी आंदोलन में उन्होंने अपनी बहन और पत्नी को जोड़ा था और उस दौरान अपने नारियल के बागों को भी नष्ट किया था। वे गांधी जी के खिलाफ हुए थे। अपने मित्र त्रावणकोर के राजा के द्वारा किए गए स्वागत का भी उन्होंने इनकार किया था। अय्यर एवं ब्राह्मणों के द्वारा बहिष्कृत दलितों एवं द्रविड़ों के आत्मसम्मान का उनका मूल हेतु था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक का तमिल अनुवाद पहली बार पेरियार ने ही करवाया था। शादी को पवित्र संबंध नहीं लेकिन पार्टनरशिप के रूप में देखने की बात पहली बार ईवीआर ने ही की थी और मंगलसूत्र का विरोध तथा नारी शिक्षा का समर्थन भी उसमें मूल था। नास्तिक और ब्राह्मण विरोधी राजनीतिज्ञ होने के बावजूद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। ईवीआर पेरियार की पहचान तर्कवाद, समतावाद, आत्मसम्मान के पुरस्कर्ता के रूप में तथा अनुष्ठानों के विरोधी, धर्म और भगवान की उपेक्षा करने वाले, जाति एवं पितृसत्ता के उन्मूलनकर्ता के रूप में होती है। दक्षिणपंथी उनकी आलोचना करते हुए उन्हें धार्मिक भावनाओं, परंपराओं को अपमानित करने वाले व्यक्ति के रूप में करते हैं। मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों तक ये वीडियोस शेयर करें।